गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 273 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 273 तक पहुंच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर साइंस का। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन V9 या विटामिन 6? ये एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम एक आधा ज़रूर पूछा जाता है, और टेस्ट सीरीज़ में कई बार ये हमने कराए हैं। तो फॉलिक एसिड जिस विटामिन का रासायनिक नाम है उसका नाम है विटामिन V9। विटामिन V9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड जो ऑप्शंस में दूसरे थे, विटामिन ई का है टोकोफेरोल, विटामिन के का है फिलॉक्विनोन, विटामिन V6 का है पायरिडॉक्सिन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। 4 विटामिन के नाम है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन या कौन से विटामिन फैट सोल्युबल विटामिन हैं, यानी वसा में घुलनशील हैं। ये भी एग्जाम में पूछा था। जल में घुलनशील कौन कौन से? तो जल में घुलनशील हैं बी और सी, और वसा में पूछ ले तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई भी है। तो सारे के सारे हैं 1 2 3 4। देखिए, फैट सोल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तीसरा प्रश्न है, पॉलिटिका किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन, 52वां, 69वां, 42वां? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। इसको पंथ निरपेक्ष भी लिखा सकता है। नंबर 4 पर आ जाइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1990, 1985, 1975? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 में। ए है इसका आंसर। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर वर्ष 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? कौन है? डाइटम्स, मूंगे की चट्टानें, यूकेलिप्टस या लाइकेन के प्लांट? ये हैं लाइकेन के पौधे, डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लाइकेन के पौधे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। स्वस्थ लाइकेन आबादी वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम होता है। इस प्रकार लाइकेन का उपयोग प्रदूषण के विश्वसनीय जैविक संकेतकों के रूप में किया जा सकता है। यानी वो एरिया स्वस्थ है, जल प्रदूषण नहीं है वहाँ पर, वायु प्रदूषण नहीं है, तो लाइकेन के प्लांट उग सकते हैं। अगर नहीं उगे तो पॉल्यूटेड एरिया। ये नंबर है जिसमें कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट? विकिरण यानी रेडिएशन को, तापीय चालकता को यानी थर्मल कंडक्टिविटी, मिट्टी की नमी यानी सॉइल मॉइस्चर, या ओजोन संकेंद्रण यानी ओजोन कॉन्सेंट्रेशन? किसको? डी है इसका आंसर, ओजोन संकेंद्रण। देखिए, डॉप्सन जो है ओजोन संकेंद्रण को मापने के लिए सबसे सामान्य इकाई है। एक डॉप्सन इकाई ओजोन के अणुओं की संख्या है, जो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और वायुमंडल के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की परत बनाने के लिए आवश्यक होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। द आर्कटिक होम इन वेदास किसकी कृति है? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द आर्कटिक होम इन वेदास, हमेशा याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और कैल्डियन एंड इंडियन वेदास, और है गीता रहस्य, बहुत पूछी गई एग्जाम में। साइंस, गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, अजय निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। देखिए, कीटों का जो प्रमुख लक्षण है, सामान्य लक्षण है, वो है 3 जोड़ी पैर होते हैं उनमें, यानी 6 टांगे होती हैं उसमें। लेकिन स्पाइडर में होती हैं 8 टांगे, तो स्पाइडर कीट नहीं है यहाँ पर। डी है इसका आंसर। देखिए, मकड़ी जो है यानी स्पाइडर, उसका क्लास है आर्केनिडा, और उसका जो ऑर्डर है वो है अर्नेई, की एक जंतु है जो कि उदर के पश्चभाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ जो हैं वो परभक्षी होती हैं और सबके घरों में पाई जाती हैं। देखिए, विकल्प के अन्य सभी जंतु जो हैं वो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। कीटों का प्रमुख लक्षण है 3 जोड़ी पैर, अर्थात इनके 6 पैर होते हैं। एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2, तो 3 में हो गए 6। जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, अजय निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य इनमें से? केबुल लमजाओ, सागरमाथा, चंबल रिवर सेंचुरी, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त सीमा पर है चंबल रिवर सेंचुरी। देखिए, गहीरमाथा का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है ये। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है वो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से के रूप में स्थित है। इस उद्यान के अन्य 2 हिस्सों में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र शामिल है। 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन या सोडियम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। देखिए, पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो है वो है सिलिकॉन। इसकी खोज 1824 में जे वर्जेलियस के द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है और सिलिकॉन चिप का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे क्या माना जाएगा? प्रछन्न बेरोजगार, सामान्य स्थिति का बेरोजगार, बेरोजगार, या इनमें से कोई नहीं? वर्ष के आधे दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, यानी 6 महीने तक वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो है सामान्य स्थिति का बेरोजगार, बी। यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के आधे दिनों से अधिक दिनों अर्थात 183 दिनों तक रोजगार नहीं मिलता तो वो है सामान्य स्थिति का बेरोजगार। प्रछन्न बेरोजगार एक शब्द था। प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? प्रछन्न बेरोजगार ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो ऐसे काम में संलग्न है जिसमें उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम 2 लोग कर सकते हैं वहीं 6 लोग लगे पड़े हैं। 12वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 22 मई की बात करें तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है और 2 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। नंबर 13 पर आ जाइए। उपसभापति के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? उपसभापति का मतलब है यहाँ पर एक तो सभापति हो गया स्पीकर, एक हो गया उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर। चुनाव आयोग तो नहीं करता, वो तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की विधायिका
यहाँ उत्तर है अध्यक्ष, जो स्पीकर है वही करेगा। देखिए, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपसभापति का चुनाव उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करेगा, यानी स्पीकर तय करेगा। कन्वेंशन यानी नियम क्या कहते हैं? उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर का पद भारत में विपक्षी दल को दिया जाता है, तो सी सही है। देखिए, 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे, लेकिन जब 11वीं लोकसभा आई तो उसके बाद यह आम सहमति बनी कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष यानी गठबंधन को और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाएगा। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से किया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? महान्यायवादी को भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में निहित है। देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है क्या? राज्य के राज्यपाल तो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र, बिल्कुल महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है। महान्यायवादी को निजी कार्रवाई से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता किसी न्यायालय में। सही है स्टेटमेंट। महान्यायवादी को भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पहले ही गलत है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में निहित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र, तो राष्ट्रपति कभी भी इसको हटा सकते हैं। देखिए, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट ही। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। संविधान क्या कहता है? भारत के महान्यायवादी को वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने का, भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। बोल सकता है, भाग ले सकता है। देखिए, महान्यायवादी उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का अधिकार होता है जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। महान्यायवादी सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, अतः उसे निजी कार्यवाही से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। नंबर 15 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है आर्द्रभूमि या झीलें और सूची 2 में है अवस्थिति उनकी। होकेर आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, रुद्रसागर झील, सस्थामकोत्ता झील। मैच कर दीजिए, मैच कर दीजिए। होकेर आर्द्रभूमि कहाँ पर? ऑप्शंस देखें एक बार क्या क्या है। ए का 4, ए का 4, ए के 4 या ए का, यानी होकेर आर्द्रभूमि या तो त्रिपुरा में है या फिर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? होकेर आर्द्रभूमि है जम्मू कश्मीर में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्रसागर झील ये है त्रिपुरा की और सस्थामकोत्ता केरल। तो डी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। डी का हो गया 2, वैसे तो एक से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कोशिश किया कीजिए कि एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या, पहले स्टार्टिंग ए से शुरू करो, फिर डी को पकड़ो, फिर सी को पकड़ लो, इस तरह से अगर कोई मिल रहा है तो। वैसे इस तरह से एग्जामिनर सेट करते हैं आजकल कि कम से कम 2 पता होने चाहिए, लेकिन अधिकतर एक से ही एलिमिनेट हो जाते हैं यूपीपीसीएस के प्रश्न पत्र में या आरओ में। तो आर्द्रभूमि और झीलों की सभी सही अवस्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। होकेर आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा, सस्थामकोत्ता केरल। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भिदी स्रोत है, यानी एंथ्रोपोमॉर्फिक? धान। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, धान मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भिदी स्रोत है। वर्तमान में धान का उत्पादन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें सिंचाई के पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन शामिल है। वर्तमान फसल तकनीकों के संसाधन से उपज में वृद्धि हो सकती है तथा पानी की बचत हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो नीचे वाला ही जो 2 लाइन है सॉल्यूशन है उस चीज़ का। ये इमेज में दिख रहा है आपको, क्या है ये?
जमीनी स्तर पर ओजोन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, या फिर सोडियम आयोडाइड है? धुंध जैसी चीज क्या है? ये है प्रकाश रासायनिक धूम्र, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी पोल्यूशन है। ये सी है इसका आंसर। जमीनी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा है, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख घटकों में से एक है। धूप के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। वायु में अत्यधिक ओजोन मानव स्वास्थ्य पर एक उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती है। यह सांस लेने में समस्या पैदा कर सकती है, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जमीनी स्तर की ओजोन एक प्रदूषण है, और उच्च स्तर की ओजोन तो पता ही है आपको क्या कर रही है, वो प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य के प्रकाश में, उनको रोकती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वातावरण में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिड रेन होती है? ये दिख रहा होगा आपको, फैक्ट्रियों से निकला क्या NO2 और SO2 जल के साथ ऊपर जाके क्रिया की उसने। ठीक है, फिर क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या वर्षा, ये H2SO4 और HNO3 के रूप में दोबारा धरती पर बरस गया, तो यही है एसिड रेन। ठीक है, तो ये हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ये हैं सल्फर के ऑक्साइड जो बनाएंगे। नाइट्रोजन का बनाएगा HNO3, सल्फर का बनाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो है नहीं, है मीथेन नहीं है, ओजोन नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी डी है इसका आंसर। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एसिड रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे इससे एग्जाम्स में। देखिए, अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होती है जो वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। नंबर 19 पर अजय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD यानी जैव विविधता अभिसमय कब से लागू है? 1992 से, 1994 से, 2002 से, 1993 से? 2002 से तो बहुत पहले से है ये। कब से है ये है 1993, ऑप्शन नंबर डी 1993। देखिए, जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से? जैव विविधता का संरक्षण करना यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण यानी फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। 20वां प्रश्न ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय? वेदांत कॉलेज 1885। बढ़िया प्रश्न है, और इसका आंसर क्या है? अब बताइए, 2 एलिमिनेट हो गए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।